हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी के जो आपका एग्जाम होने वाला 5 फरवरी को और 7 फरवरी को, उसके लिए मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को और 19वीं प्रश्नों को आज की इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम 5 और 7 फरवरी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि गैंग्रीन क्या होता है। गैंग्रीन जो होता है ये होता क्या है, तो रोज कहानी जो है उसी में से ये वर्ड को लिया गया गैंग्रीन। तो गैंग्रीन जो होता है एक बीमारी होता है। गैंग्रीन एक प्रकार की बीमारी होता है, एक प्रकार का घाव होता है जिसमें कि सड़न की प्रवृत्ति होती है और यह प्राय किसी विषाक्त, कांटे, चुभन या ऐसी किसी कारण से हो जाता है। यह जिस भी अंग में होता है उसे काटकर शरीर से अलग कर दिया जाता है अथवा रोगी की जान चली जाती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा कि गैंग्रीन होता क्या है। तो गैंग्रीन जो होता है एक प्रकार का घाव होता है जिसमें कि सड़न की प्रवृत्ति होती है, यानी कि हमेशा सड़ता ही रहता है। जिसको ये गैंग्रीन घाव हो जाता है वो गैंग्रीन घाव हमेशा सड़ता ही रहता है। और ये होता किस तरह से, तो ये किसी विषैले जीव के काटने से या किसी कांटे के चुभने से, विषैला कांटा चुभने से या ऐसे ही किसी कारण से ये गैंग्रीन बीमारी जो होता है हो जाता है। और जिस भी अंग में हो जाता है, किसी भी व्यक्ति को जिस भी अंग में गैंग्रीन बीमारी हो जाता है, जैसे कि किसी के हाथ में हो जाए, किसी के पांव में हो जाए, किसी के उंगली में हो जाए, तो उस अंग को शरीर से काटकर अलग कर दिया जाता है। या फिर जिस भी व्यक्ति को ये गैंग्रीन नामक बीमारी हो जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। समझ गए कि गैंग्रीन क्या है। तो गैंग्रीन एक प्रकार का घाव है जो कि हमेशा सड़ता रहता है, या किसी विषाक्त, कांटे या चुभन या इसी किसी कारण से हो जाता है। और ये जिस भी अंग में हो जाता है वो हमेशा सड़ता रहता है और उसे काटकर शरीर से अलग कर दिया जाता है। या फिर जिसको हो जाता है उसकी जो रोगी रहता है उसका जान चला जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल में आप लोगों को बता रहे हैं। और आप लोग को एग्जाम में क्या करना है, सेम टू सेम ऐसे ही नहीं लिखना है। यहाँ पर आपको जो बता रहे जितना क्वेश्चन का आंसर इस सबको आप लोगों को समझ के रखना है और अपनी भाषा में बना करके आप लोगों को अपनी लैंग्वेज में बना करके अपने उत्तर को अपने एग्जाम में लिखना है। क्योंकि ये सब क्वेश्चन अगर आप लोग याद कीजिएगा तो याद नहीं होगा, और याद हो भी जाएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, भूल जाएगा। अभी याद हो जाएगा और सुबह भूल जाएगा, एग्जाम में जाते टाइम भूल जाएगा। इसलिए आप लोग क्या करना है, याद नहीं करना है। जितना क्वेश्चन समझा रहे सभी आपको क्वेश्चन को आपको समझ के रखना है और अपनी भाषा में बना करके आप लोग को अपने उत्तर को लिखना है। ऐसा नहीं कि जो हम बताएंगे वही सब सेम टू सेम लिख दीजिए, ऐसा नहीं है। अपनी भाषा सिर्फ आपको समझ लेना और अपनी भाषा में बना करके अपने प्रश्न के उत्तर को अपने एग्जाम में लिखना है। समझ गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कि कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार कर। देखिए उसने कहा था जो कहानी है इसमें कितने पात्र उनका एक सूची तैयार करना है। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप लोग पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 3 नंबर पक्का हो जाता है। अगर ये क्वेश्चन लघु उत्तरीय में पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आपके 5 नंबर पक्के होते हैं, नहीं तो 3 नंबर आपके पक्के हैं। पूछिएगा कि कैसे, अगर पूछा नहीं जाएगा तब कैसे हमारे 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इससे फिक्स है कि 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी आपको बताएंगे इसे 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिक्स है कि रहेगा तो रहेगा ही। इसलिए जितना भी आप लोग को पात्र का नाम बता रहे कि कौन क्या था सबको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो उसने कहा था कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। तो सबसे पहले लहना सिंह। लहना सिंह जो है रेजिमेंट का जवान है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, उसने कहा था में लहना सिंह जो किस पोस्ट पर था, तो याद रखिएगा उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह है। जिसमें कि लहना सिंह जो रहता है वो रेजिमेंट में जवान के पोस्ट पर आता है। वजीरा सिंह रहता है, वजीरा सिंह भी रेजिमेंट का जवान रहता है और पलटन का विदूषक भी रहता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पलटन का विदूषक कौन था, तो वजीरा सिंह था। अब हजारा सिंह क्या कौन था, किस पोस्ट पर था, पूछा जाएगा। उसने कहा था कहानी में हजारा सिंह किस पद पर रहता है, तो सूबेदार के पद पर रहता है। सूबेदारनी कौन रहती है, तो सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी रहती है और सिख लड़की रहती है। ये सूबेदारनी रहती है, कौन रहती है, तो बचपन में लहना सिंह को जो लड़की मिली थी, लहना सिंह जो गया था अपनी मामा क्या, तो वही सिख लड़की रहती है, वही आगे चलकर सूबेदारनी बन जाती है। क्योंकि उसका शादी किससे हो जाता है, तो सूबेदार हजारा सिंह की सिंह से हो जाता है, यानी कि सूबेदार से इसका शादी हो गया सूबेदारनी की, इसलिए सूबेदारनी बन गई। तो सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी रहती है सूबेदारनी, और बचपन में जो लहना सिंह को मिली थी वही सिख लड़की का नाम सुधारनी रहता है। ठीक है। उसका बोधा सिंह कौन रहता है, तो ये जो सूबेदार हजारा सिंह अभी देखे और ये सुधारनी देखे, इस दोनों के बेटे का नाम क्या रहता है, तो बोधा सिंह रहता है। लपटन साहब जो रहते हैं रेजिमेंट के ऑप्शन में बेस में रहते हैं। लपटन साहब जो रहते हैं दुश्मन की ओर से आए रहते हैं। किरत सिंह कौन रहता है, तो लहना सिंह का भतीजा का नाम रहता है किरत सिंह। उसने कहा था कहानी का जो नायक लहना सिंह उसके भतीजे का नाम क्या रहता है, तो किरत सिंह रहता है। अत्तर सिंह कौन रहता है, तो सिख लड़की का मामा। वो जो सिख लड़की जहां रहती थी अपने मामा क्या, तो उसके मामा का नाम क्या था, तो अत्तर सिंह था। तो ये क्या था, तो ये जो है पूरे जो उसने कहा था कहानी उसके पात्रों की सूची है। सबको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इससे 3 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पक्के हैं कि आएंगे, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ गया तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तुलसीदास जी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं। तुलसीदास जी जो सीता से कैसी सहायता मांगते हैं, यानी कि सीता से जिसे कैसी सहायता मांगते हैं, तो तुलसीदास जी सीता जी से वचनों की सहायता मांगते हैं, अर्थात वाणी की, बोली की सहायता मांगते हैं। तुलसीदास जी जो सीता जी से वचन की यानी कि बोली की सहायता मांगते हैं। तुलसीदास जी सीता जी से कहते हैं कि हे माता, जब भी प्रभु मेरा नाम या दशा पूछे तो उन्हें बता देना कि मैं दीन निर्बल हूँ और उन्हीं का नाम लेकर अपना पेट भरता हूँ। देखिए ये जितना क्वेश्चन है ये सब आप लोगों को तो बता रहे हैं, लेकिन आप लोगों को सिर्फ समझना है। ये सब आप लोग छोड़ दीजिए, हम आपको समझाते हो आपको सिर्फ समझना है। समझ रहे, सिंपल सा क्वेश्चन है कि तुलसी यानी कि तुलसीदास जी सीता यानी कि सीता जी से किस तरह की सहायता मांगते हैं। तो आप लोग को इस तरह से लिखना, उत्तर लिखने का शुरुआत करना है कि तुलसीदास जी जो है सीता जी से वचनों की सहायता मांगते हैं, यानी अर्थात बोली की सहायता मांगते हैं। बोली किस तरह से सहायता मांगते हैं, यानी कि वो कहते हैं तुलसीदास जी कि रामचंद्र जी जब भी उनके बारे में पूछे, जब भी राम जी जो है वो अपने काम में व्यस्त रहते थे, क्योंकि राजा थे तो काम में व्यस्त रहते थे। जब भी वो फ्री हो और तुलसीदास जी के बारे में पूछे सीता जी से कि तुलसी कैसा है, तो आप उन्हें बताइएगा कि मैं दीन निर्बल हूं और उन्हीं का नाम लेकर अपना पेट भरता हूं। समझ गए। तो यही बोलने के लिए कौन बोलते हैं, तो तुलसीदास जी सीता जी इसको यही बोलने के लिए बोलते हैं, अर्थात वाणी की सहायता मांगते हैं, बोली की सहायता मांगते हैं। समझ गए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा, शिक्षा का क्या अर्थ होता है। शिक्षा जो चैप्टर है, जे कृष्णमूर्ति जिसके लेखक हैं, इस चैप्टर में शिक्षा का जो पूरा पार्ट है, ताकि शिक्षा आप लोग भी पढ़ाई करते हैं, हम भी पढ़ाई करते हैं, सब पढ़ाई करते हैं, लेकिन शिक्षा करते क्यों, शिक्षा का अर्थ क्या होता है। तो शिक्षा का अर्थ होता है कि जीवन के सत्य से अपने आप को परिचय करना, जीवन का जो सत्य है उससे अपने आप को परिचय करना, यही होता है शिक्षा का अर्थ। यह शिक्षा का कार्य क्या कि वो संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को हमारे समझने में सहायता करे, न कि केवल कुछ व्यास या ऊंची नौकरी का योग बनाए। देखिए, शिक्षा का काम ये नहीं है कि हमें कुछ नौकरी दिलाने के लिए हम शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, आज 12th पास कर लेंगे, ग्रेजुएशन कर लेंगे, या फिर कुछ और बीटेक कर लेंगे, एमटेक कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, उससे क्या जगह नौकरी मिल जाएगा। नहीं, शिक्षा का ये काम है कि हमें कुछ व्यवसाय यानी कि कुछ बिजनेसमैन या कुछ व्यापार के लिए हमें योग बनाए। शिक्षा का ये काम है कि हमारे समस्त जीवन के जो प्रक्रिया है उसको समझने में हमारी सहायता करे, और ये क्या काम, किसका काम, तो शिक्षा का ये काम है। समझ गए। शिक्षा का अर्थ होता है कि अपने जीवन के जो सत्य है उससे अपने आप को परिचय करवाना, और शिक्षा का काम केवल यही नहीं है कि अपने किसी व्यवसाय या किसी नौकरी के लिए आपको योग बनाए। शिक्षा का काम है कि आपका जीवन में जो भी उलझने आए, जो भी कठिनाई आए आपके जीवन में, उससे शिक्षा जो अगर आप शिक्षित रहेंगे तो उसको आप मदद कर पाएंगे अपने आप को। समझ गए। तो शिक्षा का कार्य है कि संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे, न कि केवल हमें कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के योग बनाए। समझ गए। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो होता क्या है, तो बोलने की वह कला जो कि सहज हो, और किंतु नहीं, यहाँ पर होगा बोलने की वह कला जो कि सहज हो, और यहाँ पर और होगा, और सुनने पर कान को सुख मिले, उसे ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का। देखिए, बोलने की ऐसी कला ना जिसमें क्या होता है कि बोलने में आसानी हो, जैसे बोलेंगे तो आसानी से बोल सकते हैं, सहज से रूप से बोल सकते हैं, और जो हम बोलेंगे वो दूसरे लोगों को सुनने में आसानी हो, उसको समझ में आए और उसको अच्छा लगे, उसके कान को सुख मिले, वही क्या कहलाता है, तो वही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहलाता है। समझ गए। और ये जो बोलने की कला होता है कि हम बोलेंगे और कोई और सुनेगा और उसको अच्छा लगेगा, उसके कान को सुख मिलेगा, ये कला यूरोप के लोगों में सबसे ज्यादा है, और उसे क्या कहा जाता है, तो उसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, यूरोप के लोगों में बातचीत करने का, कहां के लोगों में बातचीत करने का हुनर है, तो यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है। तो समझ गए कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किसे कहते हैं। तो देखिए, जितना क्वेश्चन आपको पता है, सिर्फ आपको यहाँ पर देख पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ समझाते हैं, वही आपको समझना है, वही आपको समझ के रखना, अपने एग्जाम में वही आपको लिखना भी है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किसे कहते हैं, तो बोलने की वह कला जो कि सहज हो, जिसे कि आसानी से बोला जा सके और सुनने पर कान को सुख मिले, उसे क्या कहते हैं, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। और यूरोप के लोगों में जो है बातचीत करने का हुनर है, जो कि क्या किया जाता है, जैसे कोई बोलता है और उसको सुनने के बाद दूसरे को कान को सुख मिलता है, उसे अच्छा लगता है, उसे कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। यही जो है यूरोप के लोगों में ये हुनर है और उसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कवित्री का खिलौना क्या है। तो कवित्री जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जो है, उनका खिलौना क्या है, ये आप लोगों को इतना नहीं लिखना है, आप लोग जो सिंपल वे में बताते हैं उतना आपको लिखना है बस। कवित्री का जो खिलौना है उनका बेटा है। कवित्री जो है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पुत्र की जो है आकस्मिक मृत्यु हो गई, ऐसी किसी कारण से आकस्मिक मृत्यु हो गई, जो कवित्री के जीवन का एक महत्वपूर्ण खिलौना भी था। वो महत्वपूर्ण खिलौने के रूप में अपने पुत्र को स्वीकार करती है, अतः कवित्री का खिलौना उसका पुत्र है। इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इतना लिखना है कि कवित्री का खिलौना कौन है, तो याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी कि कवित्री जो है उनका बेटा ही उनका खिलौना है। समझ गए। और उसके बेटे की आकस्मिक मृत्यु हो गई, ये सभी आप लोग लिख सकते हैं, सिंपल से याद रखना है कि कवित्री का खिलौना कौन है, तो कवित्री का खिलौना उनका बेटा ही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नदियों के वेदना के क्या कारण है। देखिए, आपका जो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है लघु उत्तर, ये 2 नंबर में पूछा जाएगा, तो आपको ज्यादा 4-5 ज्यादा से ज्यादा 4-5-6 लाइन में लिखना है, इससे ज्यादा में आपको उत्तर नहीं लिखना है। और 5 नंबर वाला क्वेश्चन में 1 पेज में आपको उत्तर लिखना है, ज्यादा 1.5 पेज 1 पेज में लिखना है, और 2 नंबर वाले 4-5-6 लाइन इस तरह से, इससे ज्यादा में आपको लिखना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा कि नदियों की वेदना के क्या कारण है। नदी के वेदना के क्या कारण है, तो नदियों के वेदना के कारण उनके आसपास बसने वाले लोगों की पीड़ा, शोक, संताप। हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार नदियों को माँ कहा गया, जब लोग कष्ट होंगे तो माँ नदी भी दुखित हो जाए। देखिए, नदियां को वेदना के कारण, वेदना मतलब होता है दुखी, नदियां जो दुखी क्यों है, नदियों के वेदना के क्या कारण है, तो नदियों के वेदना के कारण है उनके आसपास बसने वाले लोगों की पीड़ा। जैसे अगर आप लोग भी कहीं पर रहते हो तो आपके पास तो नदी होगा, नदी आखिर दुखी क्यों है, तो नदी के वेदना के यानी कि दुखी होने के कारण है, आप दुखी हैं इसलिए दुखी है नदी। क्यों दुखी है, क्योंकि नदी के आसपास जितने भी लोग बसते हैं अगर वो दुखी होंगे तो नदी भी दुखी होंगी। क्यों नदी दुखी होंगी, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में नदी को माँ कहा गया। अगर बच्चे दुखी होंगे तो माँ तो दुखी होंगी, इसीलिए नदी के वेदना के यही कारण है। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन हमारा कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई थी। नारी की पराधीनता यानी कि पतन जो था वो कब से आरंभ हुई थी, तो नारी की पराधीनता तब से आरंभ हुई थी जब से मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। इसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा, यहाँ से जिंदगी 2 भागों में टुकड़े में बट गई, घर का जीवन सीमित हो गया और बाहर का जीवन असीमित हो गया। कृषि के विकास के साथ नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। ये तो आप लोग समझ गए, लेकिन ये सब आपको लिखना नहीं, जो हम आपको समझाएंगे वो आपको अपनी भाषा में बना करके लिखना है कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई थी। तो नारी की पराधीनता तब से आरंभ हुई थी जब से मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, और कृषि का आविष्कार तो बहुत ही ज्यादा पहले हो चुका है। तो जब से कृषि का आविष्कार हुआ था उसी समय से नारी की पराधीनता जो थी वो आरंभ हो गई थी, शुरू हो गई थी। कैसे हो गई थी, तो देखिए, नारी की पराधीनता तब से आरंभ हुई जब से कृषि जाति का आविष्कार हुआ। कृषि का जैसे आविष्कार हुआ तो पुरुष जो थे वो क्या करने लगे, खेत में जाकर काम करने लगे। बाहर का जो भी काम था, जैसे खेत से रिलेटेड ही जो भी बाहर का काम था वो कौन करते थे, तो पुरुष करते थे। और जो स्त्री थी वो क्या करती थी, घर में खाना बनाने का काम, कपड़ा धोने का, बर्तन धोने का, जो भी काम था, तो स्त्री जो थी वो घर का काम करने लगी थी। तो उसी समय से क्या होगा, नारी की पराधीनता शुरू हो गई थी कि पुरुष जो था वो बाहर का काम करना था, बाहर पूरा उसका खुला था जीवन, जहां पर जाने का मन वहां पर जा सकता था,
जो काम करने का मन वो कर सकता था। लेकिन स्त्री का क्या था कि घर से रिलेटेड या घर का जो काम होगा वही करती थी। इसलिए नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई थी? तो मानव जाति ने जब से कृषि का विकास हुआ या फिर कृषि का आविष्कार किया, कृषि का विकास हुआ, उसी समय से नारी की जो पराधीनता थी वो शुरू हो गई थी। ये भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना लिखने का आपको जरूरत क्या है? जो आपको समझा रहे अपनी भाषा में, ये आप लोगों को अपनी भाषा में बना करके लिखना है। समझ गए? अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए 8 क्वेश्चन हो गया है। जितना क्वेश्चन आप लोगों को पता है सभी क्वेश्चन जो है आप लोग अगर कर लेते हैं तो इसमें से आपके 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे। और आप ये तो कुछ क्वेश्चन बच गया था इंपॉर्टेंट, वो आपको बता दें। लेकिन इससे पिछले वीडियो में आप लोगों को जितना भी लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 100% व्याख्या वाला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूरा में पूरा करवा दिए। अभी तक आप लोग उस वीडियो को नहीं देखा तो सब वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाकर देख सकते हैं, या फिर आप लोग चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग सभी वीडियो को देख सकते हैं। समझ गए? जितना क्वेश्चन होता है सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से 2-3 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 10, बनाना है 5, और जितना क्वेश्चन है वो आप सब आपको बता ही चुके हैं। और आप लोग अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ लेना किस तरह से तो वो देखिए, आप लोग को पहले ही बता देते हैं कि जितना आपको पीडीएफ देंगे इसमें से फिक्स है कि 90% क्वेश्चन आएगा ही। जितना पर पीडीएफ में क्वेश्चन, इसी में से 90% क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आएगा उसका 90% आपके एग्जाम में उसका 90% क्वेश्चन आप लोग को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर कल की बात करें तो कल था ज्योग्राफी का एग्जाम। ज्योग्राफी में टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कितने? तो 70। सबको पता होगा 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 35 क्वेश्चन बनाना रहता है। इस 35 क्वेश्चन में से हम जो दिए थे पीडीएफ, इसमें टोटल 500 ऑब्जेक्टिव था, 500 नहीं 470 ही ऑब्जेक्टिव था। इस 470 ऑब्जेक्टिव में से 54 वो क्वेश्चन जो था वो इस पीडीएफ से देखने को मिल गया था। 54 क्वेश्चन। सोच सकते हैं बनाना कितना था? 35 बनाना था। अब इसमें से क्वेश्चन मिला था कितना? तो 54 क्वेश्चन बनाना था। बनाना था आपको 35 और क्वेश्चन मिला था 54, सिर्फ और सिर्फ 450 क्वेश्चन में से। तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं और आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उसका 90% क्वेश्चन जो होगा इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएगा। और सेम इसी तरह से लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपको दिए थे, जैसे ज्योग्राफी का जो लिए थे, जो ज्योग्राफी में दिए थे। और इस लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको रहता है कितना है? तो 20 रहता है। बनाना कितना रहता है? तो 10 रहता है। और हम जो पीडीएफ देते हैं इसी से 12 से 14 वो क्वेश्चन जो था वो टकरा गया था और इसी में से था। तो आप लोग भी ले सकते हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट होगा ना उस सब्जेक्ट का आप लोग ले सकते हैं। और लेना किस तरह से तो वो देखिए, अगर आप लोग साइंस या कॉमर्स वाले बच्चे होंगे तो आप लोग सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का पीडीएफ ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग आर्ट्स वाले बच्चे होंगे तो आपका जो भी सब्जेक्ट बचा हुआ है, जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम होगा उसको छोड़ दीजिए। जो भी सब्जेक्ट बचा हुआ है, जितना 2 सब्जेक्ट का बचा हो, 3 सब्जेक्ट का बचा हो, 4 सब्जेक्ट का बचा हो, वो 3 या 4 सब्जेक्ट जो भी बचा उस सब का आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। समझ गया? लेना किस तरह से तो देखिए, पीडीएफ का जो प्राइस है ओनली 25 रुपीज, यानी कि सब एक ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको 25 यानी 25 में देंगे। जो भी आपका 5 सब्जेक्ट है, यानी कि जो भी आपका 3-4 बचा हुआ है, या फिर जो भी हिंदी इंग्लिश है, साइंस कॉमर्स वाले बच्चे का, उस तीनों चारों सब्जेक्ट का जो पीडीएफ का प्राइस है वह ओनली 25 रुपीज, 25 रुपये। और 25 रुपये में आप लोग को सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। जो भी आपका एग्जाम, जिसका भी एग्जाम नहीं हुआ सब एग्जाम जो बचा हुआ है सबका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। लेना किस तरह से तो देखिए, नंबर है 7903820891। इस नंबर को जैसे आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालिएगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उस पर आपको क्या करना है? 25 रुपये डाल देना, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना। और जो भी आपका जैसे साइंस या कॉमर्स वाले बच्चे हो तो जो भी आपका हिंदी इंग्लिश है वो बता दीजिएगा। अगर आप लोग आर्ट्स वाले बच्चे होंगे तो आपका जो भी 3 या 4 सब्जेक्ट का बचा होगा एग्जाम उसका बता दीजिएगा। और इसका पीडीएफ जो आप लोग ले सकते हैं और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। समझ गए? और आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उसका 90% क्वेश्चन जो है हिंदी में भी आप लोग देख लीजिएगा, इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।